Hello everyone, I am Radha Pandey and once again we are going to study coordination chemistry. आज की वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हमने लास्ट के वीडियो में वर्नर्स थ्योरी कंप्लीट किया था, तो उससे रिलेटेड ही हम लोग क्वेश्चन आज करेंगे। इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो PYQs हैं, तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके अल्टीमेटली हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि मेंस और नीट के पेपर में क्या क्वेश्चन का फॉर्मेट रहता है। तो चलिए स्टार्ट करें। आइए, मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिख रखा है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है कोबाल्ट और एल्यूमिनियम का, यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं उनके अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखेंगे जरा, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो पहला कॉम्प्लेक्स है वो कुछ ऐसा है। चलिए सॉल्व करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको बता रखा था कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। अगर लिगेंड्स मोनोडेंटेंट है तब तो आप नंबर ऑफ लिगेंड्स को ही काउंट कर लो, वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका लिगेंड बाइडेंटेंट या पॉलीडेंटेंट है तो उस केस में आप लिगेंड्स काउंट नहीं कर सकते। आपको नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड पता करना पड़ेगा। तो चले निकालते हैं इसको। हमारे पास ये हमारा पहला लिगेंड है जो हमें दिया हुआ है, और ये हमारा बाइडेंटेंट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड है। ये जो ईएन है, इथेन 1,2 डाइअमीन है, बाइडेंटेंट लिगेंड, ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। एक ईएन दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो दो ईएन यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। वही जो ये हमारा सीएल है, ये मोनो डेंटेट लिगेंड है, और ये मोनोडेंटेट लिगेंड होने के चलते ये आपका एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो अल्टीमेटली आपका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 5 आ जाएगा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर। सेकंड के अंदर बात करते हैं। सेकंड जो है वो कुछ ऐसा है, K3Al C2O4 होल थ्राइस, और ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया। निकालते हैं फिर से। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के भीतर ये एक हमारा मेटल आयन है एल्यूमिनियम, और इसके बाद ये सारा का सारा लिगेंड है। ये जो लिगेंड है इसको अपने ऑक्सिलेटो कहते हैं, और ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड है। ये भी एक C2O4 दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पे 3 इसके नंबर्स हैं, तो 2 × 3 ये 6 आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और इसलिए इसका CN जो है 6 हो जाएगा। चले, तो ये हमारे जो क्वेश्चन है सॉल्व हो गया। CN का वैल्यू हमने दोनों ही कॉम्प्लेक्स में निकाल लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ ऐसा कि हमें इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला, अब हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो आइए चलिए निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो उसका चार्ज आपको लिख लेना है x, और फिर सबके चार्जेस को लिख करके नेट सम कर देना है पूरे कॉम्प्लेक्स के चार्ज के बराबर। ठीक है, एक इक्वेशन तैयार हो जाएगा, फिर आप वहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखेंगे कैसे इसको किया जा रहा है। क्रोमियम का चार्ज मैंने x लिख दिया है, और ये है आपका वाटर जो कि एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो इसका चार्ज होता है 0, और ये है नंबर में 6, तो 0 × 6। फिर ये हमारा क्लोरीन है, और इसका चार्ज -1 होता है, और × 3, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज 0 है, तो हमने = 0 लिख लिया। ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया है, और हम यहाँ से x की वैल्यू काउंट कर सकते हैं। तो हमारा x का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा +3, और ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो गया है क्रोमियम का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमने फिर से क्रोमियम का चार्ज x मान लिया, और ये हमारा लिखा हुआ है बेंजीन। C6H6 जो है वो बेंजीन है, और ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका भी चार्ज होगा 0, तो हमने इसका चार्ज लिख लिया 0। ये एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, और ये 0 × 2 = इस पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज 0 है, तो मैंने =0 कर लिया है। इससे मेरा x का जो वैल्यू है वो भी 0 आ गया है। तो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेटल का चार्ज 0 भी आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेटल का चार्ज जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल जो है, इसमें हमारा ये रहा क्रोमियम, और इसका चार्ज हमने फिर से x मानना है, लेकिन उसके पहले हमारे पास पोटेशियम दिया हुआ है। ग्रुप 1 के जितने भी मेटल्स हैं उन सबका चार्ज +1 होता है, और ग्रुप 2 के जितने भी मेटल्स हैं उनका चार्ज +2 होता है, और ये फिक्स्ड वैलेंसी है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है, तो आपको ये याद रखना होगा। यहाँ पर पोटेशियम है तो इसका चार्ज हो जाएगा +1, और 2 है तो इसलिए +1 × 2। उसके बाद क्रोमियम है जिसका हमने चार्ज लिख लिया x। CN है, उसके बाद CN का चार्ज होता है -1 × 2, क्योंकि 2 है संख्या में ये। उसके बाद अब देखिएगा जरा, ये जो O लिखा है ये O ऑक्सो है, सही है।
अब ये ऑक्सो का चार्ज होता है -2, ठीक है, और यहाँ पर इसके नंबर भी 2 हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं -2 × 2, ठीक है। जबकि ये जो O है ये है पेरोक्सो, ये है पेरोक्सो, ठीक है। ये कुछ ऐसा होता है, ये कुछ इस तरह का पेरोक्सी बॉन्ड बनता है OO के बीच में, और ये पेरोक्सो ग्रुप इसको कहते हैं, पेरोक्साइड आयन कह लेते हैं। ये जो है इसमें हर एक ऑक्सीजन का चार्ज -1 होता है, तो ये आपका हो जाएगा -1, और 2 है तो -1 × 2, हर एक का चार्ज -1 होता है, ठीक है, तो -1 × 2। और फिर उसके बाद हमारा अमोनिया दिया है जो कि आप जानते हैं न्यूट्रल लिगेंड है, तो उसका चार्ज 0 हो गया, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज 0 है, तो मैंने = 0 लिख लिया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखेंगे जरा, यहां से आ जाएगा आपका 2 + x - 2 - 4 - 2 = 0, x = +6, तो हमारे क्रोमियम का चार्ज यहाँ पे +6 आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो देखेंगे जरा इस क्वेश्चन के अंदर क्या स्टोरी है। सबसे पहले तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या क्या है जिसको हमें गलत ढूंढना है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 4 स्टेटमेंट दिए हुए, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट है कि इन K3FeCN6 द लिगेंड हैज सेटिस्फाइड ओनली द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ फेरिक आयन। ध्यान से सुनना आप जरा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं। पहले तो फेरिक आयन जो होता है, फेरिक आयन जो होता है Fe+3 को बोलते हैं, फेरिक आयन Fe+3 को कहते हैं। अब आओ जरा अपने कॉम्प्लेक्स को लिख लो आप। कॉम्प्लेक्स है K3FeCN6, ठीक है। आप यहाँ पर Fe का पहले चार्ज निकाल लो, तो आपका पोटेशियम का हो जाएगा +3, Fe का x और Cn का हो जाएगा -6 = 0, तो x = आ जाएगा +3, और आप देख सकते हो जो आपका Fe है वो +3 स्टेट में ही है, तो डेफिनेटली ये फेरिक आयन है, तो प्रॉब्लम तो है नहीं। चलें, अब लिख रखा है क्वेश्चन में कि जो यहाँ लिगेंड है वो केवल सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर को बनाने में हेल्प कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी को बनाने में हेल्प कर रहा है। समझेंगे जरा बात को। यहाँ पर Cn का चार्ज जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, और ये Cn जो है मेटल के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है। कल वाला वीडियो आपने देखा था तो मैंने आपको उसमें समझा रखा था, Cn जो है यहाँ पर मेटल के साथ बॉन्डेड है। और किस तरह के बॉन्ड से बॉन्डेड है, एक तो आपको ये यहाँ पर लगा हुआ है Cn Fe के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसके अलावा Fe का चार्ज पॉजिटिव है और Cn का चार्ज नेगेटिव है, तो इनके बीच में एक आपको आयनिक बॉन्ड भी मिल जाएगा। सही है क्या। अब सिर्फ आयनिक बॉन्ड अगर Cn के साथ लगा, Cn और Fe के बीच में होता, तब तो Cn यहाँ पर टूट करके बाहर भी हो जाता, लेकिन चूंकि Cn का जो बॉन्डिंग है Fe के साथ वो आयनिक बॉन्ड के अलावा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी लगा है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो उसको इजिली डिसोशिएट नहीं होने देगा, डिटैच नहीं होने देगा, तो दैट्स वाई यहाँ पर जो Cn और Fe हैं उनके बीच का जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है और आयनिक बॉन्ड भी है, और ये Cn इस Fe के साथ लग करके इस Fe के चार्ज को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। एक और चीज, यहाँ पर जो ये पोटेशियम है ये काउंटर आयन है, ये काउंटर आयन है, पर ये प्राइमरी वैलेंसी को फॉर्म नहीं कर रहा है। आप देखो जरा ध्यान से, अगर मैं बात करूं तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स का, जरा इसको सेपरेट करो आप, पहले इसको सेपरेट करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 3K प्लस FeCN6 और यहां होगा -3, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स पर जो -3 चार्ज आया है इसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम आया है, तो पोटेशियम काउंटर आयन है, लेकिन पोटेशियम प्राइमरी वैलेंसी को फॉर्म नहीं कर रहा है। प्राइमरी वैलेंसी को फॉर्म करने में जो यहाँ पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन है वो Cn का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, मतलब आपका जो नेगेटिव लिगेंड है उसका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। कल मैंने एक लाइन भी पढ़ाया था कि प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, ठीक है, तो आप देख सकते हो। और ये आप सोचो, ये जो पोटेशियम है ये इस कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ा हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स के चार्ज को बैलेंस करने आया है, लेकिन जो Cn है वो Fe के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है और इसके ऊपर चार्ज यही Cn जो है वो क्रिएट कर रहा है। सही है क्या। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो आपका Cn है वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बल्कि प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है कि इन K3FeCN6
द लिगेंड हैज सेटिस्फाइड बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ फेरिक आयन। देखो वही बात हो गया, लेकिन थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया। फेरिक आयन मतलब Fe+3 का आयन, और कह रहे हैं कि जो लिगेंड है मतलब जो CN है आपका, वो आपको किस किस को सेटिस्फाई कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी को भी और सेकेंडरी वैलेंसी को भी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसको बहुत क्लियरली आप समझ लेना। मैंने फिर से बोल दिया, मैं फिर से बता देती हूँ आपको कि ये जो K3 है, ये जो आपका पोटेशियम आयन है, ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ आयनिक बॉन्ड बना रहा है, ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स के चार्ज को बैलेंस करने आ रहा है, इसलिए ये काउंटर आयन तो, और ये आयोनाइजेबल भी, अगर पानी में डालोगे तो ये अलग हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, तो ये काउंटर आयन तो है, लेकिन ये प्राइमरी वैलेंसी को फॉर्म करने में इसका कोई रोल नहीं है। जबकि जो ये CN है, जो नेगेटिव आयन है, वो आपको इस Fe के साथ पहले तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रहा है, साथ के साथ इस Fe पर चार्ज क्रिएट करने में भी हेल्प कर रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि CN यहाँ पर डुअल रोल में है, ये प्राइमरी वैलेंसी भी बन रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी भी बन रहा है। मैंने ये बात क्यों आपको इतने जोर देकर के बताया, क्योंकि आमतौर पे बच्चों के मन में ये एक मिसकंसेप्शन आ जाता है कि पोटेशियम चूंकि आयोनाइजेबल है तो यही प्राइमरी वैलेंसी फॉर्म कर रहा होगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका स्टेटमेंट यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इस तरह का अगर कॉन्सेप्ट रहा तो आपका गलत हो जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। पोटेशियम आयन जो है वो मेटल के साथ डायरेक्टली नहीं है रिलेशन में, ये इस कॉम्प्लेक्स के साथ रिलेशनशिप में है, जबकि ये जो आपका CN है वो मेटल के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है। सही है क्या? तो CN यहाँ प्राइमरी वैलेंसी फॉर्म कर रहा है, न कि पोटेशियम फॉर्म कर रहा है। ठीक है, चले, तो ये स्टेटमेंट जो है आपका सेकंड स्टेटमेंट, वो बिल्कुल सही लिखा है कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट में आते हैं। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो देखो आप, सबसे पहले तो यहाँ पर फिर से देख लो, फेरस आयन लिखा हुआ है, तो ये आपका Fe+2 आयन को कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर कॉम्प्लेक्स उठा लो, कॉम्प्लेक्स है K4 FeCN का होल 6। ठीक है, इसमें Fe का चार्ज निकालो जरा, कितना आएगा, ये आएगा +4 + x -6 = 0, तो x = +2 हो जाएगा। सही है, अब आप देख सकते हो कि बिल्कुल सही बात है भाई, यहाँ पर Fe का चार्ज तो +2 आ रहा है। अब क्वेश्चन में आगे लाइन में क्या लिख रखा है, देखो जरा, कि लिगेंड है सेटिस्फाइड बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ फेरस आयन। कह रहा है कि जो यहाँ पर लिगेंड है मतलब जो CN है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, वही सेम ही चीज है यहाँ पर। यहाँ भी पोटेशियम यहाँ पर काउंटर आयन जरूर है, पर प्राइमरी वैलेंसी को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पर CN जो है वो आपको प्राइमरी वैलेंसी को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब उसको भी फॉर्म कर रहा है, मेटल के ऊपर चार्ज भी क्रिएट कर रहा है, और सेकेंडरी वैलेंसी को भी फॉर्म कर रहा है, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका जो है थर्ड स्टेटमेंट वो सही लिखा हुआ है। फोर्थ स्टेटमेंट में चेक करना जरा, फोर्थ स्टेटमेंट का पहले आप बिना कॉम्प्लेक्स देख लो जरा, क्या है, CuNH3 होल 4 और ये रहा SO4। अब देखो जरा, इंटरेस्टिंग है ये, इससे बिल्कुल ऑपोजिट इसकी कहानी है। यहां पर SO4 पहले तो काउंटर आयन भी है, ठीक है, और ये आयोनाइज भी हो जाएगा, है ना। अब ये जो लिगेंड है ये NH3, ये आपको न्यूट्रल लिगेंड है। अब इस मेटल के ऊपर जो चार्ज क्रिएट होगा वो श्योरली NH3 की वजह से तो नहीं होगा, क्योंकि वो चार्ज ही कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, जीरो चार्ज कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जो कुछ भी चार्ज यहाँ पर कॉपर पर बनेगा वो इस सल्फेट आयन की वजह से ही बनेगा। सही है क्या? तो ये SO4 जो है आपका आयन, ये जो SO4 है ये आपको प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये लिगेंड के तौर पर इस ब्रैकेट के भीतर नहीं लिखा हुआ है, ये काउंटर आयन बन करके बाहर बैठा हुआ है। तो ये प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा पर सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आप चेक करो जरा स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ, और आप देख सकते हो कॉपर का चार्ज यहाँ पे +2 ही आएगा। कॉपर का x लिख लो, अमोनिया का 0 हो जाएगा, 0 × 4, और सल्फर का हो जाएगा -2 = 0। तो आप निकालो x = +2 आ जाना है। सही बात है क्या? तो आप देखो जरा ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है कि इन दैट कॉम्प्लेक्स द लिगेंड हैज सेटिस्फाइड ओनली द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कॉपर। ठीक है, तो जो लिगेंड है यहाँ पर वो आपका लिगेंड मतलब NH3 की बात कर रहे हैं, जो लिगेंड है वो केवल सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका प्राइमरी वैलेंसी को बनाने में कोई रोल नहीं है। बात सही है, प्राइमरी वैलेंसी को बनाने में SO4 का रोल है, न कि NH3 का रोल है। तो ये स्टेटमेंट भी सही लिख रखा है इन्होंने। तो हमें ढूंढना क्या था, हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना था, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। सही है। चलिए तो आगे चलते हैं और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी इन सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है मोलर कंडक्टिविटी, हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन में किसका होगा। ठीक है, कौन सा इसमें से कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा
कंडक्शन कर सकता है। ठीक है, तो देखिए जरा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो जिसमें आपको इस तरह के सवाल के जवाब देने हो कि मोलर कंडक्टिविटी किसका ज्यादा होगा, तो आपको नंबर ऑफ आयंस पता कर लेना होगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतना ज्यादा उसका मोलर कंडक्टिविटी होगा। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ के देख लेते हैं। आयोनाइज करिए जरा, आप इसको आयोनाइज करोगे तो ये कुछ बन जाएगा Pt NH3 का होल 6 और यहाँ पे हो जाएगा +4 प्लस 4Cl-। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने कल आपको इस तरह का तोड़ के दिखाया था, एक केटायन और 4 एनायन, तो यहाँ पे टोटल आयंस के नंबर हो जाएंगे 5। ठीक है, दूसरे वाले में तोड़ो जरा, खुद से बताना जरा कैसे होगा। PtNH3 का होल 5 Cl, सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं PtNH3 का होल 5 Cl, और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +3 और साथ में आ जाएगा 3Cl-। ठीक है, तो आपका टोटल आयन यहाँ पर हो जाएगा 4, एक केटायन और 3 एनायन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगले वाले में। ये आपको तोड़ोगे आप तो ये बना लेगा PtNH3 होल 4 Cl2 +2 प्लस 2Cl-। ठीक है, तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ आयंस हो जाएगा 3, एक केटायन 2 एनायन, और यहाँ पर आप चेक कर लो जरा ये कैसा होगा, तो इसको तोड़ोगे तो बच जाएगा PtNH3 का होल 3 Cl3 और यहाँ पे प्लस और ये प्लस Cl-। ठीक है, तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ आयंस आ जाएगा 2। तो आप ही बता दो यहाँ पे नंबर ऑफ आयन सबसे ज्यादा किस में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, तो मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन के अंदर सबसे अधिक इसी कॉम्प्लेक्स की देखी जाएगी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं जरा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखना है। लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसका फॉर्मूला दिया इन्होंने, और कहते हैं कि वो 3 मोल है मेटल कॉम्प्लेक्स, और जब इसको हम एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 3 मोल AgCl का PPT फॉर्म हो जा रहा है। ठीक है, सिल्वर व्हाइट PPT बनता है इसका, और ये PPT बन जा रहा है। तो आपको बताना है कि मेटल आयन का सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा। ठीक है, समझे जरा, अगर 3 मोल मेटल कॉम्प्लेक्स 3 मोल AgCl बना रहा है, मतलब डेफिनेटली हर एक मोल मेटल कॉम्प्लेक्स 1 मोल AgCl दे रहा होगा। नहीं, अपने कह सकते हैं क्या कि अगर, क्योंकि सेमी कॉम्प्लेक्स 3 मोल रखा हुआ है, तो अगर 3 मोल कॉम्प्लेक्स 3 मोल कॉम्प्लेक्स 3 मोल कॉम्प्लेक्स अगर 3 मोल AgCl फॉर्म कर रहा है, तो श्योरली 1 मोल कॉम्प्लेक्स 1 मोल AgCl फॉर्म करता होगा। और अगर 1 मोल कॉम्प्लेक्स 1 मोल AgCl फॉर्म कर रहा है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स, सोचो अगर ऐसा मॉलिक्यूल एक ही रहेगा तो वो एक ही Cl देगा। नहीं, अगर 3 मोल हैं तो 3 मोल AgCl दे रहे हैं, 1 मोल है तो 1 मोल दे रहे हैं, और 1 मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर होता है, तो अगर एक ही कॉम्प्लेक्स रहेगा तो वो एक AgCl बनाएगा, मतलब उसमें से एक Cl केवल बाहर निकलता होगा, तभी वो एक AgCl बना रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा वो एक Cl बाहर रहना चाहिए और बाकी सारे अंदर। तो आप इसको अरेंज करो, CO En का होल ट्वाइस, और आपका Cl3 में एक Cl बाहर चला गया तो Cl2 अंदर लिख लिया आपने। ठीक है, और आपको मेटल आयन का सेकेंडरी वैलेंसी बताना है, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, ये आपका कॉम्प्लेक्स बन चुका है। En का डेंसिटी होता है 2, तो 2 × 2 2 है, तो और 2 क्लोरीन है, तो इसके हिसाब से इसका +2 हो जाएगा। सही है, तो अल्टीमेटली इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6। ठीक है, फिर से सुन लो जरा, En का डेंसिटी 2 और 2 En है तो 2 × 2, और एक क्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 2 क्लोरीन है तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो इसको कैलकुलेट कर लोगे तो 6 आंसर आ जाएगा। तो आपका सेकेंडरी वैलेंसी मेटल आयन का हो जाएगा यहाँ पर 6, ये इसका आंसर है। सही बात है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, आपके पास एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसका फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है MCl3.2L। ठीक है, ऐसा कुछ इन्होंने हमें कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है MCl3.2L, और ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और इसका अमाउंट भी दे रखा है 1 मोल।
और जब हम इसका रिएक्शन एक्सेस AgNO3 से कराते हैं तो ये 1 मोल AgCl बनाता है। और आपको मैंने कई बार बताया कि जब भी AgNO3 का मोल एक्सेस दिया हो तो पूरा का पूरा रिएक्शन यहाँ का काउंटर आयन कंट्रोल करता है। कॉम्प्लेक्स के अंदर जो Cl होगा वो कंट्रोल करेगा इस पूरे रिएक्शन को, AgNO3 नहीं इसको कंट्रोल करेगा। क्यों? क्योंकि ये Cl जो है इसका नंबर कम है और ये आपको Lr है, लिमिटिंग रिएजेंट है, तो जिसके नंबर कम होते हैं वही पूरे के पूरे रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर उसका नंबर खत्म हो गया तो रिएक्शन वहीं से स्टॉप हो जाएगा। चलिए देखिए जरा इस चीज को, MCl3.2L और इसका रिएक्शन करा रहे हो आप AgNO3 से 1 मोल AgCl मिल रहा है और 1 मोल ये भी है, मतलब 1 मोल इस कॉम्प्लेक्स से 1 मोल AgCl मिल रहा है। तो आप बताओ 1 मोल कॉम्प्लेक्स से, ये इसका सोल्यूशन है, 1 मोल कॉम्प्लेक्स से 1 मोल AgCl मिल रहा है। तो एक कॉम्प्लेक्स से अगर केवल एक ही नंबर में कॉम्प्लेक्स हो तो उसमें से एक Cl निकलेगा और उस हिसाब से एक AgCl मिलेगा, एक ही Cl निकलेगा उसमें से और उससे एक ही AgCl भी बन सकेगा। ठीक है, तो आपका वो एक Cl बाहर की तरफ होना चाहिए तभी वो आयोनाइज हो सकेगा, तो बचा हुआ Cl आपको अंदर लिखना पड़ेगा। तो आपका कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा होगा, ML2L2 डॉट Cl2 डॉट Cl2 डॉट, मतलब आपका यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 2 क्लोरीन है। ठीक है, और ये लिगेंड जो है वो 2 है नंबर में। ठीक है, मेटल के साथ लगा हुआ है और ये इसको बंद कर दो आप। ठीक है, ये कुछ ऐसा इसका फॉर्मूला होगा। अब ये आपको इन्होंने क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है कि ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे होंगे। तो आपसे पूछ रहा है डेंसिटी बताओ एल का क्या होगा। अगर ये मिडल के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो पता है कि Cl बना रहा है, क्योंकि एक Cl एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 2 Cl 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। अब ये L कितना बॉन्ड बना रहा होगा खुद से आप सोच के देखो। अगर एक L 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तब जाकर के 2 L 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और ये 2 Cl 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, तो कुल मिलाकर के 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकेगा। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पर L है वो एक बाई डेंटेट लिगेंड है और इसकी डेंटिसिटी जो होगी वो 2 होगी। सही बात है क्या? तो ये आपका ये भी सोल्यूशन हो गया। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और इस कॉम्प्लेक्स का मास भी गिवन है हमको। ठीक है, और लिख रखा है कि इसको हमने एक केटायन एक्सचेंजर जो कि टूल होता है, डिवाइस होता है, उससे हमने इसको पास कराया है। तो हमें यहाँ पर इसको पास कराने के बाद हमें यहाँ पर HCl मिल गया है। HCl इस एक्सचेंजर से पास कराने के बाद हमें HCl मिला है। जो Cl यहाँ से निकला होगा वो H के साथ जुड़ के HCl बना लिया होगा और इस HCl को हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। 1 लीटर के अंदर घुला देते हैं, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर घुला देते हैं, तो एक एसिड सोल्यूशन तैयार हो जा रहा है। सही है, हमें उस एसिड सोल्यूशन का नॉर्मेलिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस चीज को देखिए कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले सोचो, अगर मुझे पहले तो एक चीज जानो कि अपने को अप्रोच क्यों कैसे करना होगा। हमें क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, अब आप जानते हो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, 11th क्लास में पढ़ा होगा। नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, इस एसिड सोल्यूशन का नॉर्मेलिटी निकालना है तो क्या होगा फॉर्मूला, मैं लिख देती हूं, जिसको नहीं भी याद है उसको याद आ जाएगा। ये होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अगर ये मिलीलीटर में होगा तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर में। ठीक है, अब आप सोचो अगर ये एसिड सोल्यूशन है तो इसका सॉल्यूट क्या रहा होगा, ये एसिड जिसके अंदर जो इस सोल्यूशन के अंदर घुलाया गया था। ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली सॉल्यूट का मतलब HCl का इक्विवेलेंस जानना होगा। अच्छा, इक्विवेलेंस क्या होता है इसको भी देख लो आप जरा। तो इक्विवेलेंस इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ HCl इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ HCl डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ
सोल्यूशन। ठीक है, अब सोचो जरा, HCl का मोल्स पता हो तब तो हम इस प्रोसेस में आगे बढ़े, है ना, मतलब ये चीज हम निकाल पाए, तो हमें HCl का मोल्स पता करना होगा। और HCl का मोल, सोचो जरा, HCl का मोल्स उतना ही आएगा जितना Cl का मोल्स यहां से रिलीज आउट होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम क्यों ना ये पता कर ले कि यहां से कितना Cl का मोल्स रिलीज होगा। सही है, चल, तो हमें मालूम चल चुका है कि हमें निकालना क्या है, हमारा पहला जो फोकस है वो क्या होना चाहिए, हमें Cl का मोल्स पता करना है। कैसे करेंगे, देखो, सोचो, अगर ये कंपाउंड 1 मोल होता, अगर ये कंपाउंड 1 मोल होता और आप इसको पानी में डालते, ठीक है, तो ये CrH2O का होल 5 Cl, ठीक है, अगर 1 मोल भी छोड़ो, पहले आप ये देखो, अगर ये एक मॉलिक्यूल होता, ये केवल यही वाला एक मॉलिक्यूल होता, तो ये अगर पानी में आप डालते तो ये कैसे टूटता, ये केटायन वाला पार्ट अलग हो जाता और ये 2Cl- इस तरह से अलग हो जाते। ये तो वाटर है, पानी में डाल के पानी ही बन गया, ये आपका हो गया, सही है, 2Cl- यहां पे आ जाता। अब अगर इसका एक ऐसा मॉलिक्यूल होता तब तो ये कुछ इस तरह का फॉर्मेट लेता, मतलब इतना बनता ये चीज। अगर ये 1 मोल है तो फिर ये क्या होगा, 1 मोल ये आपका केटायन बनेगा, सही है, यहाँ पर +2 छूट गया है, 1 मोल यहाँ पर केटायन बनता, सही है, और 2 मोल एनायन बनता, 2 मोल Cl बनता। मेरी बात समझ आई क्या बोला मैंने, अगर ये कॉम्प्लेक्स 1 मोल होता, 1 मोल कॉम्प्लेक्स होता, तो ये 2 मोल Cl- रिलीज करता। अब यहां पर ये 1 मोल तो नहीं है क्योंकि इसका मास 1 ग्राम लिखा है, तो निकालना पड़ेगा कितना होगा। ठीक है, चलो पता कर लेते हैं कितना मोल यहां पर है, क्योंकि हमको मालूम चल चुका है कि 1 मोल कॉम्प्लेक्स 2 मोल Cl देता है, तो जितना भी होगा मोल उससे निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, चलो कैसे निकालेंगे, इसका पहले मॉलिक्यूलर मास मालूम करना होगा। कैसे करेंगे मॉलिक्यूलर मास, क्रोमियम का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 52 होता है, ठीक है, ग्राम पर मोल। तो ये क्रोमियम का मॉलिक्यूलर मास है, क्रोमियम का है। ठीक है, चलो करते हैं इसको जरा, क्रोमियम का हो जाएगा 52 और Cl 3 है तो लिख लूंगी मैं 35.5 इंटू 3, क्लोरीन का होता है 35.5, 35.5, ठीक है, तो 35.5 इंटू 3, 35.5 इंटू 3 प्लस पानी 6 है, ठीक है टोटल, तो 6 इंटू 18, वाटर का 18 होता है, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ोगे तो 266.5 ग्राम पर मोल आएगा, मतलब इस कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर मास इतना आएगा। सही बात है, अब देखिएगा भाई, ये मॉलिक्यूलर मास आ गया, तो क्या मुझे मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये क्या चीज आया मेरा, मॉलिक्यूलर वेट आ गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉम्प्लेक्स निकाल दिया हम लोगों ने। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉम्प्लेक्स निकाल लिया हम लोगों ने। मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मास जो कि 1 ग्राम दिया है बाई में मोलर मास 266.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आपका मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब मैंने आपसे अभी जस्ट कहा कि 1 मोल कॉम्प्लेक्स, 1 मोल कॉम्प्लेक्स 2 मोल Cl- देगा, तो 1 में 266.5, देख लो ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये मोल ऊपर चला जाएगा, तो इतना मोल हो गया, तो इतना मोल कॉम्प्लेक्स जो कि हमको अवेलेबल है, ये कितना मोल Cl देगा, तो मैं लिख सकती हूं ये हमें इतना मोल Cl- प्रोवाइड करेगा। सही बात है, और जितना भी मोल Cl का होगा, मोल्स ऑफ Cl- इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ HCl, जितना भी Cl- का मोल होगा उतना ही HCl का भी मोल होगा, तो ये मेरे पास जो अमाउंट है ये Cl- का ही केवल मोल नहीं है, HCl का भी ये मोल है। सही है क्या, ओके। अब मेरे पास HCl का मोल्स आ चुका है, मुझे यहाँ पर HCl का मोल्स ही यूज करना था। ठीक है, तो आओ इसको सोल्यूशन करते हैं हम लोग। कैसे सोल्यूशन करेंगे देखना जरा, मैं ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा मिटा देती हूँ, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन मिटा देती हूँ।
तो कैसे करेंगे, मोल्स ऑफ HCl जो कि मेरा आया हुआ है 2/266.5 ग्राम, ठीक है, ग्राम नहीं सॉरी, 2/266.5, ठीक है, 1 खत्म कर दिया मैंने, ये मैंने मोल्स लिख दिया HCl का। वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर निकालने सबको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। आप देखो जरा, HCl को तोड़ो, H प्लस Cl माइनस, जितना भी चार्ज आ रहा है आपके Cl H और Cl पर, वही आपका मतलब नेट केटायन और एनायन पर, वही आपका वैलेंसी फैक्टर है। तो आपके केटायन और एनायन पर चार्ज जो है, इस पर +1 इस पर -1, कोई एक का चार्ज यूज कर लो तो आपका 1 हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर, सही है। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर लिया गया था और यहाँ पर मैंने कहा है कि लीटर में यूज करना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, मिलीलीटर होगा तो यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1। अब आप इसको उठा करके कैलकुलेट कर लो, तो ये वैल्यू आप जो भी आएगा वो आपका आंसर है। ये वैल्यू एक्चुअली आएगा, आप देख लेना, इतना ही कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। और नॉर्मेलिटी है तो यूनिट हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है, 0.0075 नॉर्मल आपका आंसर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप, क्वेश्चन क्या है पहले ये देख लो आप। क्वेश्चन पूछ रखा है हमसे कि एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसके सोल्यूशन को हम ट्रीट करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं AgNO3 के साथ, तो ये हमें कुछ इतना ग्राम AgCl मिल रहा है, ठीक है। हमें इस कॉम्प्लेक्स का सोल्यूशन के अंदर जो मास है वो भी अवेलेबल है, और क्वेश्चन में पूछ रखा है हमसे कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताओ, ठीक है, मतलब इस कंपाउंड का जो अरेंजमेंट है लिगेंड्स का, कि कितना Cl अंदर होगा बाहर होगा, कितना H2O अंदर होगा, इसका पूरा अरेंजमेंट करके इसका एक तरह से फॉर्मूला बताना है आपको। ये बताने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब हमको अल्टीमेटली ये पता होना चाहिए कि कितना Cl बाहर जाएगा, है ना, और लिख भी रखा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जिसका मतलब है कि अंदर में टोटल 6 लिगेंड होने चाहिए। तो आपका 6 लिगेंड अगर होने चाहिए तो वो 6 पानी अंदर होगा, या उसमें से कुछ पानी और कुछ Cl होंगे, ये मालूम करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कितना Cl बाहर होगा, सही है। और जितने Cl बाहर होंगे उतना ही यहाँ पर AgCl निकला होगा। तो अगर हम AgCl का मोल्स पता कर लें, ठीक है, और AgCl का मोल्स पता कर लेंगे तो Cl का मोल्स मालूम चल जाएगा, और अगर Cl का मोल्स मालूम चल गया तो हम डेफिनेटली पता कर लेंगे कि कितना Cl बाहर होगा। आओ देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले AgCl का मोल्स निकाल लेते हैं। तो हमारे पास मास दिया है AgCl का 2.87 ग्राम, इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। Ag का होता है 108 108, और क्लोरीन का होता है 35.5, इसको आप जोड़ लेना, ये 143.5 ग्राम पर मोल आएगा, ठीक है। तो मुझे मोल्स ऑफ AgCl मालूम चल सकते हैं, जो कि बराबर होंगे किसके, मोल्स ऑफ Cl माइनस के। AgCl का मोल Cl माइनस के बराबर होगा, जितना Cl होगा उतना AgCl बना होगा, और वो कितना हो जाएगा, तो 2.87 अपॉन में 143.5, इसको कैलकुलेट करना, ये 0.02 मोल आपको Cl दे देगा, 0.02 मोल दे देगा, जो कि AgCl का भी मोल है और Cl माइनस का भी मोल है, ठीक है। इतना ही मोल्स यहाँ पर अवेलेबल है। अब इस कॉम्प्लेक्स का मोल्स निकाल लेते हैं। देखो क्यों निकाल रहे हैं इसका कॉम्प्लेक्स का मोल, ताकि आपको अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से इसको रिलेट कर रहे हैं आपस में। मास ऑफ कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब मोलर मास ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है, तो मोलर मास ऑफ कॉम्प्लेक्स जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में निकाला था, आओ वापस निकाल लेते हैं। 52 क्रोमियम का होता है, क्लोरीन का 35.5 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है, और वाटर के मॉलिक्यूलर वेट होते हैं 16, और 16 कह रही हूँ सॉरी 18, और ये नंबर में है 6, तो इनको आपस में जोड़ लो तो ये वैल्यूज हो जाएंगी 266.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन में निकाल लिया था हमने, ये वाला हो जाएगा, सही है। अब आप इसको इससे मोल्स पता कर लो कि कॉम्प्लेक्स का मोल्स कितना होगा। तो मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ये कितना हो जाएगा भाई, तो मास 2.665 अपॉन में 266.5, जो कि हो जाएगा 0.01 मोल, मतलब ये कॉम्प्लेक्स का मोल्स हो गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का मोल्स मालूम चल गया, AgCl का मोल्स मालूम चल गया, मतलब Cl माइनस का मोल्स मालूम चल गया। तो सोचो जरा, इस बात को जरा ध्यान से देखो और बताओ मुझे, इतना मोल कॉम्प्लेक्स इतना मोल Cl को रिलीज कर रहा है, जो कि AgCl बना पा रहा है, सही है। लिखे इस बात को कि 0.01 मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स
कितना Cl माइनस रिलीज कर रहा है? 0.02 मोल्स ऑफ Cl माइनस रिलीज कर रहा है और उसी से AgCl बन रहा है। तो अगर 1 मोल कॉम्प्लेक्स होता तो ये कितना Cl रिलीज करता, Cl माइनस रिलीज करता? डेफिनेटली 2 मोल्स ऑफ Cl माइनस रिलीज करता। सही है, 2 मोल निकलता। 1 मोल कॉम्प्लेक्स होता तो 2 मोल Cl माइनस निकलता। इसका मतलब अगर एक ही नंबर में केवल कॉम्प्लेक्स होता, केवल एक कॉम्प्लेक्स होता, तो वो कितना Cl निकालता? तो 2 Cl माइनस निकालता। सही है। अब आओ जरा अरेंज कर लेते हैं इससे हम लोग इसका फॉर्मूला। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूं यहाँ पे। तो ये कितना हो जाता भाई? 2 Cl निकालता। तो अरेंज करो जरा कैसा होगा। CrH2O। अब देखना जरा, 2 Cl बाहर होंगे ये तो मालूम चल चुका है, और 3 Cl है तो मतलब 1 Cl अंदर लेना है, और टोटल लिगेंड का नंबर 6 रखना है। तो मतलब वाटर कितना होगा आपका? 5 हो जाएगा यहाँ पे, और 1 पानी बाहर पड़ा हुआ होगा। सही है क्या? तो आपका ये पूरा का पूरा ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन चुका है, जो कि हमारा आंसर भी है। सही है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फिर से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, उसका सोल्यूशन है, और ये एक ऑक्टाहेड्रल ही कॉम्प्लेक्स है वंस अगेन। इस सोल्यूशन का हमारे पास मोलैरिटी दिया है और हमारे पास वॉल्यूम दिया है। इस सोल्यूशन का रिएक्शन एक्सेस AgNO3 से कराया गया तो इतने Cl माइनस आयंस निकले हैं, जिसका एक्चुअली आगे चल करके AgNO3 से जब रिएक्शन हुआ तो PPT भी बन गया है। ठीक है, अगर इतने Cl माइनस आयन निकले हैं तो इतने AgCl भी बने होंगे। ठीक है, हमें कॉम्प्लेक्स बताना है। सही है, चलिए कैसे करते हैं देखो। आप इसको एक बार खुद से भी करके देख सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता भी देती हूँ कैसे करते हैं। आप पहले करके देख लेना, फिर मेरे आंसर से मैच करा के देख लेना, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो। चलिए सबसे पहले क्या काम करेंगे, मुझे यहाँ पर मोल्स निकालना होगा कॉम्प्लेक्स का, और मुझे पता करना होगा Cl का मोल्स। जब मैं ये पता कर लूंगी तो मैं ये भी पता कर लूंगी कि एक मॉलिक्यूल अगर इसका रहेगा तो उसमें कितना Cl रहेगा, और उसके हिसाब से मैं कॉम्प्लेक्स का अरेंज कर लूंगी उसके लिगेंड्स को। ठीक है, आओ सबसे पहले इस आयंस का ही निकाल लेते हैं मोल्स। आपको पता है क्या कि अगर नंबर ऑफ आयंस दिया हो, अगर आपको नंबर ऑफ आयंस मालूम हो, तो अगर आप उसका डिवीजन करा दोगे, उसका डिवाइड कर दोगे वो गाड्रो नंबर से, तो वो आपको अल्टीमेटली मोल्स ऑफ वो पर्टिकुलर आयन मिल जाएगा। तो मेरे पास नंबर ऑफ आयंस है 1.2 इंटू 10⁻22, और एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू लिख लो और इनको आपस में डिवाइड कर दो। इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगा 0.02 मोल्स ऑफ Cl माइनस। करा के देख लेना, यही आएगा आंसर। मतलब क्लोरीन का मेरे पास मोल्स जो है वो 0.02 अवेलेबल है। इस कॉम्प्लेक्स का देख लेते हैं जरा। देखो मोलैरिटी दिया, हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स बाई में वॉल्यूम होता है। तो मोल्स इज इक्वल्स टू मोलैरिटी 0.1 इंटू वॉल्यूम कर दोगे 100, और वो ml में है तो उसको चेंज कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, तो यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा 0.01। सही है क्या? और ये वैल्यू आपका हो गया 0.021 मोल्स कॉम्प्लेक्स का। सही है, अब यहां से लगा दो यूनिटरी मेथड। देखो कैसे लगाओगे। 0.01 मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स 0.02 मोल्स ऑफ Cl माइनस प्रोवाइड करेगा। सही है, तो तुम बताओ इतना मोल, अगर इतना मोल क्लोरीन दे रहा है, क्लोरीन माइनस दे रहा है, तो एक मोल कॉम्प्लेक्स, एक मोल कॉम्प्लेक्स कितना मोल Cl देगा भाई? तो 0.02 डिवाइड बाई में 0.01, दैट इज 2 मोल देगा। सही है, तो अगर एक मोल कॉम्प्लेक्स 2 मोल Cl माइनस दे रहा है, तो अगर एक ही मॉलिक्यूल हो, केवल एक मॉलिक्यूल हो, अगर केवल एक ही मॉलिक्यूल हो इस कॉम्प्लेक्स का, तो वो कितना देगा? तो 2 Cl माइनस दे देगा। सही है क्या? तो अब इसको अरेंज कर लो, इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला किस तरह से हो जाएगा, मतलब 2 क्लोरीन बाहर रहेंगे तो 2 क्लोरीन को बाहर कर दिया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, मतलब अंदर में लिगेंड आपको 6 रखना है, तो 6 लिगेंड में आपका 6 पानी तो अंदर नहीं जाएगा, तो आपका CO H2O का
होल 5 और एक Cl अंदर डाल दोगे, ठीक है, 2 Cl बाहर कर दोगे और जो एक H2O बच गया उसको आप बाहर लिख दोगे, तो यही इस आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार जाकर के खुद से करना, ठीक है, अपने पेन पेपर निकाल करके अपने हाथों से इसको सॉल्व करके देखना, तब आपकी क्लैरिटी और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे टॉपिक मूव करेंगे। सही है, थैंक यू।